गाजा में एक और बड़े हमले में हमास ने कई इजरायली सोल्जर्स को अस्पताल पहुंचा दिया है। हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं इजरायली अस्पतालों की तरफ जाते हुए। इसके साथ साथ जो बेतलैया की घटना है उसमें भी जो बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, जो अब 48 घंटे लगभग 72 घंटे की तरफ जो लड़ाई बढ़ रही है। यमन ने एक जबरदस्त मार की है और आज फिर से बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद हो गया है। जो यमन ने वादा किया था कि इजराइल के एयर स्पेस पे हमारा कब्जा होगा, वही सच्चाई हो रही है। अब दुनिया देख रही है कि इतना बड़ा सुपर पावर इजराइल, जिसके पास इतनी टेक्नोलॉजी, वो अपने एक हवाई अड्डे को, एकमात्र जो उसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यमन जैसी ताकत से वो नहीं बचा पा रहा है। सच्चाई ये है, सच्चाई वो नहीं है जो आपको दिखाई जा रही है। रेजिस्टेंस लड़ाई जीत रहा है, उसके साथ आप समझ लीजिए कि 52 में से ज्यादातर पत्ते रेजिस्टेंस के हाथ में हैं। और ये आज की न्यूज खास तौर पे ये आपको प्रूव करके दिखाएगी। उसके बाद देखिए, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्पेन और तमाम और ताकतें आगे आई हैं। इजरायली स्टेट में जो हरदिम जो क्राइसिस है वो और डीपिन हुई है, इसलिए इजराइल अंदर से कमजोर हुआ है। और उसके साथ साथ जो पूरा एक रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में भी, और ईरान का जो एक नया रिसर्जेंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो एक के बाद एक करके जो पूरी न्यूज है आज की, सबसे पहले हम यमन के बारे में बात करते हैं। यमन ने आज फिर बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया। इसके साथ साथ जो यमन ने रॉकेट छोड़े वो वेस्ट बैंक, जेरूसलम और सभी जगह सायरन बजे और सारी जगह लोगों में भगदड़ मची। फिर वही सिनारियो, ये कम से कम अब तो गिनना मुश्किल हो गया है कि 18 मार्च के बाद से, चलिए उसके पहले एक छोड़ देते हैं हम, 18 मार्च 2025 के बाद से शायद ये 37वां या 38वां हमला है यमन का, 37th या 38th। और ये जो हालत यमन ने कर दी है, इजराइल को जो पंगु बना दिया है, ये अपने एयरक्राफ्ट भी ठीक से नहीं उड़ा पा रहा है। इसलिए देखिए, आज जब हम लोग आएंगे कि आज गाजा में फिलिस्तीनी सिविलियंस कितने शहीद हुए, उस पर फिर हम ये भी बताएंगे कि कैसे इजराइल कुछ अपने हवाई प्लेन्स नहीं उड़ा पा रहा है। उसको ये डर है कि यमन का रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री में ना वो आ जाए। और देखिए, बड़े बड़े ब्रिटिश एयरवेज ने तो कह दिया है 17 जुलाई तक हम तेल अवीव फ्लाई नहीं करेंगे। एयर फ्रांस ने कह दिया है, लुफ्टांसा ने कह दिया है। जो जहां से बड़ा ट्रैफिक आता है, बड़ा रेवेन्यू आता है इजराइल को, यहां से जो ट्रैफिक आता है यूरोपियन देशों से, उन्होंने सबने मना कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान यमन को हुआ है। उसके बाद देखिए, जो आज हमास ने मारा है, अब ये देखिए आप, ये 2 हॉस्पिटल हैं इजराइल के, और यहां पर लगातार जो है आज सुबह से तेल हशमोर और बेलिंसन, आप ये गूगल में देखिए, मैं आपको एडवाइस एक सुझाव दे रहा हूं, आप गूगल में देखिए हशमोर और तेल बेलिंसन, ताल हशमोर और बेलिंसन, इन दोनों अस्पताल में आज, मैं केवल आज की बात कर रहा हूं, कितने इजरायली घायल गए। देखिए, पूरे की पूरे तौर पे मिलिट्री सेंसरशिप लगी, एक शब्द नहीं आ रहा है। जो हिब्रू में भी आ रहे थे वो भी बंद कर दिए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके थ्रू अमरीश मिश्रा स्पीक्स के पास वो न्यूज आती है, वो आती रहेगी, उसको इजराइल का बाप भी बंद नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो तेल हशमोर और बेलिंसन हॉस्पिटल्स में जो घायल पहुंच रहे हैं, जो मृतक पहुंच रहे हैं, सबसे बड़ी बात, मृतक भी पहुंच रहे हैं, उनका कौन जवाब दे। इस समय दुनिया में पूरी चुप्पी छाई है, पूरा मीडिया, अब सोचिए, बीबीसी से लेके, गार्जियन से लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, थू है इन पे। इन लोगों को समझा जाता था कि ये फेयर है, ये लिबरल है, ये कम से कम कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम पश्चिम के हो और वहां के गुणगान गाओ, लेकिन सच्चाई तो दिखाओ। बीबीसी कहा जाता था सच्चाई दिखाएगा। अब देखिए क्या हालत हो गई, गाजा ने सबको नंगा कर दिया। और इसको लेके एक बड़े वेस्टर्न कमेंटेटर ने एक आर्टिकल भी लिख दिया है कि अब हमें एक डार्क एज में, एक अंधे युग में हम लोग चले गए, यानी वेस्ट चला गया है और अब उससे कोई वापसी नहीं है। वहां से वेस्ट के जितने अच्छी चीजें थी जो वेस्ट ने दुनिया को दी, डेमोक्रेसी, फ्री प्रेस, फलाना ढिमाका, सब खत्म हो गया है। गाजा ने सबको खत्म कर दिया। गाजा में जो असली चेहरा वेस्ट का इजराइल के रूप में सामने आया, इजराइल अकेले नहीं है, पूरा वेस्ट उसके साथ है। आज जो भी ड्रामा फ्रांस या इस तरह के देश कर रहे हैं, उनका मीडिया कहां है? उनका मीडिया यह सवाल क्यों नहीं उठा रहा है इजराइल से कि हमको वहां जाने दो। हर वॉर जोन में तुम घुस जाते हो, इराक में तुम घुस गए थे, तुम यूगोस्लाविया में घुस गए थे, यहां तुम्हें
पैर में बिच्छू काट गया जो कि तुम यहां नहीं जा रहे हो? ये मतलब जोक लग गई है पैर में, और तुम सवाल भी नहीं उठा रहे हो। ये बीबीसी वाले और ये जितने अखबार वाले ये सब सवाल भी नहीं उठा रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक वैकल्पिक मीडिया की हम लोग को तलाश करनी होगी। आज देखिए, जो 25 मई 2025, आज का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 25 साल पहले लेबनान लिबरेट हुआ था। इजराइल की जो फौज घुस गई थी लेबनान में 1982-1985 में, वो सन 2025 मई को विड्रॉ की थी, जब हिजबुल्लाह ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। तो उस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट्स आप डालिए और एक एक्टिविस्ट की तरह काम करिए। आपको क्योंकि खबरें जो हैं वो हम ही दिखा पा रहे हैं। आप बताइए कौन ये कह रहा है कि कौन से अस्पताल में, मैं ये तक जानता हूं कौन से अस्पताल में आज इजराइल के घायल पहुंचे, कहां घटनाएं हुई। राफा में, खान यूनिस में घटनाएं हुई, और बेत लहिया जो कि नॉर्थ गाजा में, वहां तो जो चल रही है अब करीब 72 घंटे जो जंग पहुंचे, उसके बारे में तो अभी बात ही नहीं शुरू हुई। खान यूनिस और राफा में कम से कम 3 जगह हमास के फाइटर्स ने लुभा लुभा के इजरायली सोल्जर्स को मारा है। बार बार वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। लेकिन युद्ध होते ही ऐसा है, उसमें जब एक सेना एक गलती करती है तो केवल 10 लोग एक गलती नहीं करते हैं, वो 5000 करते हैं। ये सेना का नियम है, आप नहीं समझेंगे, मतलब सॉरी, जो लोग नहीं जानते हैं सेना कैसे काम करती है, वो इस बात को नहीं समझेंगे। नेपोलियन जैसा आदमी जिसने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था, उसकी एक गलती थी जो वो बार बार दोहराता था, वो कोई नहीं पकड़ पा रहा था। इंग्लैंड का एक बड़ा जनरल था ड्यूक वेलिंगटन, उसने पकड़ लिया और उसके बेसिस पे उसने हरा दिया। और वो गलती पहले से ही कर रहा था, बस कोई पकड़ नहीं पा रहा था। तो सेना में ये होता है, इसीलिए वही सेना सक्सेसफुल होती है। जैसे स्टालिन के अंडर रशियन आर्मी थी, जिसने स्टालिनग्राड में जब 4 लाख जर्मन सोल्जर्स ने पूरे सोवियत यूनियन पे कब्जा कर लिया था, तो इसने काउंटर अटैक से और घेरों से बार बार घेरा बाहर से डालता था, एक हटता था दूसरा डालता था। वो जो टेनासिटी है वो उसने हिटलर को हराया। और उसके बाद हमास ने जो 7 अक्टूबर किया, एक के बाद एक वेव्स पे लोग आते चले गए, मारते गए, वही स्थिति अभी हमास कर रहा है। बार बार इजरायली सोल्जर्स को वही गलती दोहराने। अच्छा, गलती देखिए, सेना दोहराती केवल ये नहीं है, उसका दुश्मन जानता है उसकी कमजोरी, यानी हमास जानता है आईडीएफ की कमजोरी, उसको वो लुभा के मार रहा है। बेत लहिया में आप देखिए 72 घंटे होने को आ रहे हैं। आज पता क्या खबर आई है? मैंने आपको कल बताया था कि जो नेजिव डेजर्ट है, जो कि सेंट्रल इजराइल है, वहां पर जो क्रेटर्स 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल्स ने बनाए थे, वहां पर इजरायली सोल्जर्स गिर गए कल। आज क्या हुआ? आज बेत लहिया में एक आईडीएफ के सोल्जर ने अपने ही सोल्जर को गोली मार दी, और उसको आईडीएफ ने एक्सेप्ट किया। अपने ही सोल्जर को गोली मार दी उसने। और बाद में पता लगा कि जिसने गोली मारी उसके परिवार ने कहा, हम तो बता चुके थे कि ये मेंटली अनस्टेबल है, ये पहले गाजा में लड़ चुका है, पागल हो गया था, इसको दोबारा क्यों लड़ाया? और वही बात मेरी सत्य होती, जो मैं पहले से आपसे कह रहा हूं कि जो 45 साल के ऊपर के लोग आईडीएफ में भर्ती किए जा रहे हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं, विकलांग है वो भर्ती किए जा रहे हैं, तुम कब तक लड़ोगे? बेत लहिया में 72 घंटे हो गए, तुम्हारी 20 से 25 हजार फौज खड़ी है, पूरे गाजा में 60 से 70 हजार फौज खड़ी है, एक तुम हमास के कमांडर को नहीं मार पाए, एक हमास के कमांडर को तुम नहीं मार पाए। और ये जो पूरी स्थिति है, इसमें आप देखिए कि अब तुम्हारे सोल्जर अपने ही लोगों को खुद मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं। कौन सी है? क्योंकि बेत लहिया में तुम फ्रस्ट्रेट हो गए। मैंने बताया आपको, परसों बताया था कि 100-200 आईडीएफ सोल्जर्स को लुभाया हमास ने, कल बताया कि फिर अब हजारों को लुभा रहा है। अब आज की स्थिति, अब 10,000 की संख्या में वहां पर इजरायली सेना जाम हो गई। मतलब उनके सैनिकों के हाथ से गोली नहीं चल रही है, और चल रही है तो एक दूसरे के ऊपर चल रही है। ये क्या स्थिति है? ये बिल्कुल एक ब्रेकडाउन की स्थिति है, कोलैप्स की स्थिति। और जो इजराइल का कोलैप्स हुआ है, उसके जो पॉलिटिकल रीजंस हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसके जो पॉलिटिकल रीजंस हैं वो वाकई ऐसे हैं जो चौंका देने वाले हैं, और जो सबको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कभी भी ये जो गोदी मीडिया है दुनिया का या भारत का, इसके प्रोपेगेंडा में नहीं आना है। सच्चाई हमेशा तलाशनी है। अब देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है। कल से लेके आज तक
कई अंतर्राष्ट्रीय देशों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए फिलिस्तीन के समर्थन में, बहुत ही पॉजिटिव। इसमें देखिए ब्रसल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है, वहां प्रदर्शन हुआ। वहां पर पुलिस के साथ सीधे भिड़ंत हुई और वहां पर लोगों ने कहा कि ये इस जेनोसाइड को रोको, वरना हम लोग यहां पर हिंसा पे उतर आएंगे। ये यूरोप में पहली बार हो रहा है। लोग कह रहे हैं वी विल रिजॉर्ट टू वायलेंस। और ये देखिए, जो इलियास रॉड्रिक्स ने अमेरिका में वॉशिंगटन में इजरायली एम्बेसी के 2 लोगों को सरेआम गोली मार दी, हत्या कर दी, और उसका समर्थन पूरी दुनिया में हुआ। ये क्या दिखा रहा है? ये 10, 20, 100 अगर इलियास रॉड्रिगेज खड़े हो गए, जो ना मुस्लिम है ना फिलिस्तीनी है, और वो गोली मार रहे हैं इजरायलियों को क्योंकि इजरायली नरसंहार कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या होगा दुनिया का? ये कोई बताएगा? आप देखिए ये, और भारत में किसी को चिंता ही नहीं है। भारत में अपने डेलीगेशन पता नहीं कहां भेजे जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, डरे हुए लोग हैं। ये पूरी जो परिस्थिति, ये है सच्चाई। ये है सच्चाई। इस समय दुनिया में इस समय कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इसके कि गाजा में मानवता की अंतिम जंग लड़ी जा रही है। अगर गाजा में हमास जीतता है तो मानवता जीतती है, अगर इजराइल जीतता है तो मानवता हारती है, और कम से कम 500 साल के लिए हम अंधे युग में चले जाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेस्टर्न एनालिस्ट कह रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो जर्मनी में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, और जिसमें हमने देखा कि कई महिलाओं को जर्मन मेल पुलिस महिलाओं को घसीटते हुए ले जा रही है। भारत में कोई पुलिस वाला मतलब हाथ लगा ले महिला को तो बवाल हो जाता है कभी कभी। वहां पर जर्मनी जैसा देश, जिसने एक तरह से मानव अधिकार वगैरह का इतना बड़ा लंबरदार, हालांकि हिटलर को पैदा किया, वो सब किया, लेकिन उसके बाद मैं कह रहा हूं 1945 के बाद यूरोप अपने को मानव अधिकार का इतना बड़ा लंबरदार समझता है। वहां घसीटा गया आज जर्मन औरतों को, वो फिलिस्तीनी भी नहीं थी, जर्मन औरतें थी, वाइट ब्लॉन्ड, उनको घसीटा गया क्योंकि वो फिलिस्तीन के पक्ष में थी, और वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, और वो गाली दे रही थी जर्मन्स को, जर्मनी की पुलिस को, जर्मनी की सरकार को बुरी बुरी गाली दे रही थी। ये देखिए, ये जो, और सब भ्रांत घरों की महिलाएं, ये पूरी स्थिति आ गई। दुनिया मरने मारने पे उतारू हो गई। हम अभी कहां? ये सवाल आपको अपने आप से करना होगा। उसके बाद देखिए, नीदरलैंड्स में एक जगह, भाई नीदरलैंड्स है, वहां इजरायली एम्बेसी है। अब इजरायलीज की आदत है हर जगह अपना झंडा फहरा देते हैं, दुनिया में, पूरी दुनिया में उनकी आदत। अब स्पेशली यूरोप में, नीदरलैंड्स में एक झंडा फहराया था, वहां पर एक एक्टिविस्ट उतर के उसने इजराइल का झंडा हटाया, फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया, मार गड़गड़ तालियां हर जगह। ये देखिए, यही सब बातें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को ये बात बताती हैं, और ये एक आईना दिखाती है कि ये देखो सच्चाई है। इसीलिए देखिए, हमको चीखना भी पड़ता है, क्योंकि अगर तुम सच नहीं सुनोगे, जैसे भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए बम की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। वो बम जो है वो स्मोक बम था, उससे कोई मरा नहीं, लेकिन आवाज बढ़ी हुई, और ब्रिटिश एम्पायर हिल गया, पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर हिल गया, ये रिकॉर्ड पे। तो इसीलिए हमको आवाज तेज करनी पड़ती, और हमको जरूरत पड़ेगी तो हम स्मोक बम भी चलाएंगे, जिसमें बहरों को कुछ सुनाने के लिए बम चलाना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इलियास रॉड्रिक्स तो हम बहुत सारे लोग बनेंगे, अपने आप ही बनेंगे में, अगर ये चलता रहा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, तरह तरह से दूरी दुनिया में करेंगे। मतलब ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। उसके बाद आप देखिए, ब्रुकलिन कॉलेज यूएस में, वहां पर बार्कले सेंटर में घुस गए स्टूडेंट्स, फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाते हुए। साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया, जो कि अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, साउथ कोरिया में स्टूडेंट्स ने इजरायली एम्बेसी पे धावा बोल दिया। पहली बार यह हुआ है साउथ कोरिया की हिस्ट्री में। वहां कोई ज्यादा डेमोक्रेसी भी नहीं है, बड़ी डिसिप्लिन सोसाइटी मानी जाती है, बहुत प्रो वेस्ट और प्रो इजराइल। वहां पर इजरायली एम्बेसी में स्टूडेंट्स घुस गए। फिर स्वीडन में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ, स्वीडिश पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि वहां के लिए बहुत रेयर है, क्योंकि स्वीडन अपने को ये कहता है कि देखिए हम तो बहुत ही लिबरल हैं, हर तरह की चीज़ हमारे यहाँ अलाउड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी पुलिस हल्का सा कभी लाठीचार्ज भी नहीं करती। आज उसकी पुलिस नंगी हो। गाजा ने सबको नंगा कर दिया। जितने फांसीवादी लोग हैं जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाए हुए थे, जितने फांसीवादी, जितने तानाशाह लोग थे जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाए थे, मुंह से
गाजा ने सबके मुखौटा छीन लिया, नंगा कर दिया सबको। तुम साले नंगे हो, तुम लोग अत्याचारी हो, तुम क्रूर हो। अगर तुम उधर मिडिल ईस्ट से उधर तुम वेस्ट की तरफ रहते हो तो तुम इंसान नहीं, क्रूर हो। और अगर तुम्हारे पास कुछ ताकत है तब तो तुम अति क्रूर हो और तुम अपने ही लोगों को दबाते हो, फिर तुम्हारे लोग तुम्हारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इसी तरीके के जो आर्टिकल हैं, ये एक बड़े एक वेस्टर्न एक एनालिस्ट हैं रॉस जेस, उनका आया है। उन्होंने कहा है कि देखिए 1490 और 1890 के बीच में यूरोप ने पूरे हमारे यानी एशिया अफ्रीका मिला दीजिए तो 1490 और 1890 के बीच में जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म की हाइट रही है, इन्होंने करीब 100 करोड़ लोग मारे हैं। 100 करोड़ लोग इन लोगों ने मारे हैं। सोच लीजिए 100 मिलियन, 10 करोड़, मतलब इन्होंने 10 करोड़ कहा है, 1 बिलियन, 100 करोड़ लोग मारे। और उसमें 1 करोड़ तो भारत में मारे गए, वो जो हमारी खुद की एनालिसिस है। तो अब और हम हमारे ये भी एनालिसिस है कि 1857, अब देखिए 1490 से वेस्ट ने कॉलोनाइज करना शुरू किया ईस्ट को, पूरब, पश्चिम ने पूरब को गुलाम बनाना शुरू किया 1490 से। और बनाता गया फिर 1857 तक, फिर 1857 में प्रतिरोध हुआ। जैसे आज हमास प्रतिरोध कर रहा है, वैसे 1857 में यहाँ के ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, मौलवियों ने, यहाँ के दलित, पिछड़े, क्षत्रिय सब मिलके उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। और 1857 में जो कॉलोनियलिज्म है उसका जो पश्चिम की जो उसका एटीट्यूड है कि सबको गुलाम बनाओ, ये ढलान शुरू हो गई। 1890 तक और थोड़ी घटनाएं हुई, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल खत्म हो गई। यानी 1857 पुट अ ब्रेक टू द टिरेनी ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म। 1857 स्पेशली 1857 पुट अ ब्रेक टू द जेनोसाइडल इंपल्सेस ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म। ये पूरा क्लियर हो गया है। तो ये देखिए, ये बाहर भी बात, पश्चिम के जो एनालिस्ट हैं वो भी इस बात को रख रहे हैं। अब हम देखिए आते हैं कि जो एक बड़ा पॉजिटिव साइन आज ये हुआ कि जो मुझसे लोग कहते थे हमास गाजा के लोगों को खाना खिला रहा है, प्रूफ किया है। देखिए वीडियो मैंने डाला है, मैंने पोस्ट में भी आपको उसका लिंक दिया है टेलीग्राम का। आज हमास की मदद से कई बेकरीज खुली और उन बेकरीज में बाकायदा लोग अनाउंस कर रहे हैं, बुला रहे हैं गाजा के लोगों को, एक जश्न जैसा मनाया जा रहा है। और ये उस हालत में है जब इजराइल ने जो एड देने का वायदा किया था, 500 ट्रक रोज चाहिए, केवल 91 ट्रक कल भेजी थी, वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। उनको भी गैंग्स के हवाले कर दिया है, जो इस तरह के क्रिमिनल गैंग्स हैं जो इजराइल फिलिस्तीनियों के बीच से पालता है। और उन गैंग्स को मैं आपको एक चीज बताना कल भूल गया था, उन गैंग्स में से 100 लोगों को हमास ने गोली मार दी। बताइए, 100 इजरायली एजेंट्स को कल से और आज के बीच उसको क्रांतिकारी इंसाफ कहा गया। क्रांतिकारी इंसाफ जो हमास का है, उसने 100 इजरायली एजेंट्स को, जो फिलिस्तीन और इधर उधर के लोगों को मिला के, उसको हमास ने पब्लिकली गोली मारी। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इसको भी समझो। क्योंकि क्रांति की लड़ाई ऐसे नहीं होती, वियतनाम में भी यही हुआ था। 1857 में भी हमने जितना अंग्रेजों को मारा था, कम से कम उसका 1/3 हिस्सा हमको अपने लोगों को भी मारना पड़ा था जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। ये सच्चाई है। तो ये एक जो चीज है देखिए, लेकिन गाजा में धीरे धीरे खाना पहुंच रहा है। उसके बाद अभी देखिए जो इजरायली जो स्टेट की जो क्राइसिस है, जो हरेदिम है, यानी वो लोग जो इजराइल के, भाई 70 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से 17% हरेदीज है। और हरेदीज जो है वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूज हैं, जो ये मानते हैं कि लड़ना मतलब युद्ध पे जाना उनके लिए हराम है। और शुरू से वो रहे हैं, शुरू में उनकी संख्या कम थी, फिर बढ़ती गई, क्योंकि इजराइल ने कहा कि सारे जूस जो हैं, इजराइल मतलब जब इजराइल बना 1948 में, उसके बाद ये हुआ, जो उनका पहला जो उनका हेड ऑफ स्टेट था बेन गुरियन, उसने कहा कि सब लोग आओ यहाँ पर। तो कई हरेदीज जो अलग अलग जगह से दुनिया से यहाँ पहुँच गए, अब वो 17% हो गए हैं। उनका अभी तक रिलीजियस बिलीफ है कि हम सेना में नहीं लड़ेंगे, लड़ना हमारे यहाँ हराम है। और वो ये भी मानते हैं, उससे भी ज़्यादा वो ये मानते हैं कि वही असली जो जूज, असली यहूदी वही हैं, और बाकी जो यहूदी हैं काफिर हैं, ये वो मानते हैं। बाकी यहूदी काफिर है। एक्चुअली उनके तरफ से स्टेटमेंट आया
कि इट इज बेटर टू डाई एट द हैंड्स ऑफ एन अरब दैन टू बी किल्ड बाय द इन्फिडेल्स इन आवर ओन सोसाइटी। इजराइल के वजूद कोई नहीं मानते हो, और ये मैं आपको एक और संगठन बताया था जो दूसरे कारणों से इजराइल के वजूद को नहीं मानता, वो भी एक छोटा सा है, लेकिन इनकी संख्या बहुत 17% है। और इनकी जो अभी 120 मेंबर के पार्लियामेंट है इजराइल की, जिसमें अभी जो नेतन्याहू का कोलेशन है, नेतन्याहू की पार्टी के पास तो मेजोरिटी है ही नहीं, नेतन्याहू का जो कोलेशन वो बड़ी मुश्किल से 64 नंबर पे पहुंचा 120 में, बहुत ही थिन मेजोरिटी। उसमें हरादिम पार्टीज का एक बड़ा हिस्सा है। हरादिम पार्टीज जिस दिन अपना सपोर्ट वापस लेने तो नेतन्याहू की सरकार गिर सकती। तो अब ऐसी स्थिति में नेतन्याहू को भी क्या करे वो। अच्छा, इस समस्या का हल क्या? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि जो बाकी इजरायलीज हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो अपने बच्चों को लड़ने भेजते हैं, इन लोगों को क्यों नहीं भेजा जाता। इसको लेके झगड़ा हो रहा है। शिन बेत के चीफ को लेके जो झगड़ा है वो यही है। शिन बेत का चीफ रोनेन बार वो एक तरह से धार्मिक इजरायली नहीं है, वो धार्मिक जायनिस्ट नहीं है, नॉन रिलीजियस जायनिस्ट है। वो भी मानता है फिलिस्तीनियों का कत्ल होना चाहिए, लेकिन धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ये हरदिम जो हैं ये भी मानते हैं, लेकिन इनका कहना है कि अभी कि एक तो हम अपने हाथ से नहीं करेंगे, दूसरी बात इनका कहना है कि ये जो अभी जो कोई भी युद्ध होगा वो हमारे नेतृत्व में होगा, धार्मिक नेतृत्व में होगा। ये जो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर जो जायनिस्ट हैं ये फर्जी है, इनका कोई मतलब यहूदी धर्म से नहीं। अब बताइए, ऐसी बातें, ऐसी लेकिन फिर भी जो जायनिस्ट जो नॉन रिलीजियस जायनिस्ट जूज हैं, जैसे नेतन्याहू या पूरा जो रूलिंग क्लास है जिसके पास पैसा है, पूरी दुनिया में जिसके पास पैसा है, ये लोग जो हैं ये और इसमें ये लोग सोचते हैं कि लोग सफल हो जाएंगे कि ये जो भारत में वगैरह हैं इनको चुप करा देंगे हम। बेसिकली हम जो है, जो जूडाइज्म के अंदर जो वो सारी बातें हैं कि आप सबको मार सकते हैं, एक जू किसी नॉन जू को मार सकता है जान से, रेप भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो जो सारी बातें, जबकि वो एक संदर्भ में कही गई थी, लेकिन चलिए उन बातों को लेके वो पूरी दुनिया पे राज करेंगे, ये उनका मानना है। और ऐसे आवाज़ों को जो कि धार्मिक सच्चाई, जो कि जो कथ है, उनकी जो धार्मिक सच्चाई है उसको वो जानते हैं, उनको दबा देंगे। लेकिन ये लड़ाई ये दोनों तरफ जा सकती है, ये किसी भी तरफ जा सकती है, और ये बहुत बड़ा डर एक इजराइल को सता रहा है, और ये उसके सोल्जर्स के अंदर भी डिवीजन इस चीज़ को लेके बड़ी एक ज़बरदस्त एक तकरार है कि भाई जो कोहेसिव पिक्चर एक वो देना चाह रहा है ये वो नहीं दे पा रहा। अच्छा, उसके बाद देखिए, स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर ने आज ये कह दिया कि हम इजराइल पे सैंक्शन इम्पोज करेंगे। क्यूबा के प्रेसिडेंट ने जो एक फिलिस्तीनी नर्स डॉक्टर आला अल नज्जार, जिनके 9 बच्चों को एक तरह से जिंदा जला दिया इजराइल ने, उनके बारे में उन्होंने बहुत अपनी सिंपैथी दी है। दुनिया में आयरलैंड से लेके कई देशों से संदेश आ रहे हैं। पेरू ने क्योंकि पेरू जो लैटिन अमेरिका में देश है, वहाँ पर जाके जो ये आईडीएफ के सोल्जर्स आराम करते हैं वेकेशन पे, उनके खिलाफ केसेस छोड़ दिए। तो ऐसी चीज़ें देखिए हो रही हैं। वेस्ट बैंक में भी देखिए तो अल रम जो शहर है जेरूसलम में, वहाँ ज़बरदस्त संघर्ष हुआ। सल्फेत पे बुर्किन में चल ही रहा है, क्योंकि जब से इजरायली सेटलर्स वहाँ मारे गए हैं तब से वहाँ आईडीएफ लगी है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। उसके बाद जो बेथलेहम के ईस्ट में एक कीसान एरिया है, वहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, और उसमें जनता, जैसे मैं बार बार रोज़ बताता हूँ, रोज़ रिपीट करता हूँ, ज़रूरी है रिपीट करना, कि कैसे फिलिस्तीनी जनता इजरायली फोर्सेस से लड़ रही है। उसके बाद देखिए यूक्रेन और रशिया के पूरे लेवल पे जो आज ज़बरदस्त घटना हुई है कि जो प्रिजनर एक्सचेंज हुआ था, और यूक्रेन सोच रहा था कि रशिया को हल्के में लेंगे और प्रिजनर एक्सचेंज हो रहा है, फिर हम रशिया पे स्ट्राइक कर देंगे। रशिया ने उल्टे स्ट्राइक कर दिया, और आज देखिए कीव उनकी राजधानी पे स्ट्राइक हुआ है, और भी कई जगह ये स्ट्राइक हुआ है, और कम से कम 12 यूक्रेनी सिविलियन मारे गए हैं, और कम से कम 100 से ऊपर घायल हैं। और रशिया ने कहा हम ऐसे ही मारते रहेंगे, अगर यूक्रेन सीज फायर को नहीं माना तो हम ऐसे ही मारते रहेंगे, अल्टीमेटली हम सरेंडर कराएंगे। ये बात भी रशिया ने कही थी। और फिर देखिए जो लेबनान का जो 25वीं एनिवर्सरी है, इस एनिवर्सरी को याद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हिजबुल्लाह के बारे में कई तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं। हिजबुल्लाह अपने को देखिए रीग्रुप कर रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, पॉलिटिकली पूरी लेबनीज सोसाइटी को एक साथ लेके
वो चलना चाह रहा है, जो वेस्ट डिवीजन शो करना चाह रहा है कि भाई जो मतलब जो डिवीजन पैदा करना चाह रहा, विभाजन पैदा करना चाह रहा है शिया सुन्नी और क्रिश्चियंस में, उसको अलग हटके वो एक नया मैसेज दे रहा है हिजबुल्लाह। और उसके जो चीफ है नईम कासिम, उन्होंने कहा कि सैयद नसरुल्लाह उस समय थे जब 2000 में इजरायली सेना को मार भगाया था, आज वो नहीं है। लेकिन आज एक थर्ड और फोर्थ रैंक की लीडरशिप जो खड़ी हो गई, जल्दी से उसने वैक्यूम भरा और अब हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार है इजराइल को मारने के लिए। तो ये थी आज की खबरें। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।